गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप प्रीवियसली हमारे जीएस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड आप टॉपिक्स को पहले भी देख चुके हो, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो आरटीई से रिलेटेड है, यानी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों, एजुकेशन जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों इस पे कानून बना सकती है, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको शामिल किया गया था। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। जिस तरीके से मनुष्य के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो है एजुकेशन उसको क्या एक सभ्य नागरिक बनाती है। उसके राइट्स, उसके अधिकारों, उसके जो है ज़िंदगी में आवश्यक जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको जानने के लिए, और तमाम ऐसी चीज़ें जो उसको एक सभ्य नागरिक में कन्वर्ट करती हैं, बनाती हैं, उसके लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। याद रखिए कि अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली की हम बात करें तो वैदिक सिस्टम से लेकर के और आज तक हम देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि वैदिक सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसके तहत विद्यार्थी गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से क्या होता था कि लाभान्वित होते थे, और क्या होता था गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी के क्रम में आपने देखा कि जैसे हमारे और स्कॉलर जैसे पाणिनि की बात कर लें, पतंजलि की बात कर लें, या जो है आर्यभट्ट की बात कर लें, ठीक, भास्कराचार्य की बात कर लें, ठीक, और भी कई जो विद्वान आज डेट में जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बहुत एक अच्छे आयाम पे पहुंचाया है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं तो ये दर्शाती हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी शुरू से ही बहुत उन्नत थी, लेकिन जैसे जैसे समय घटित होता चला गया उसी क्रम में इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि वैदिक सिस्टम में शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, उसके बाद से क्या हुआ, जैसे जैसे कालखंड अलग अलग कालखंडों में क्या हुआ, शिक्षा का परिवर्तन भी अलग अलग तरीके से हुआ। उस क्रम में देखोगे कि आप जब ब्रिटिश एरा आया तो उस समय महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और भी तमाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अपने जो है जानकारी के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से क्या किया, शिक्षा के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उसी के क्रम में आप देखोगे कि जैसे ही भारत जब आज़ाद होता है तो उसके बाद से शिक्षा के लिए काफ़ी कार्य किए गए, लेकिन जो है बढ़ती जनसंख्या और जो समुचित जो उपाय लाए गए उस संबंध में क्या हुआ कि विभिन्न तरीके से जो एजुकेशन पॉलिसीज जो लाई गई उसमें भी तमाम लूप एंड फॉल्स देखने को मिलेंगी। तो उस क्रम में हमारी भारतीय संसद ने क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है काफ़ी परिवर्तन किए गए। तो उस क्रम में आप देखोगे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में देखो तो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों इस पे कानून बना सकती है, और ये 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समावेश किया गया। इसके बाद से आप देखोगे 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2002 में लागू हुआ, इसको क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को 21A पार्ट में रखा गया, ये जो कि एक फंडामेंटल राइट है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब सभी बच्चों को क्या किया जाए, फ्री और कंपल्सरी, मतलब एक तरीके से मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ऐसा प्रोविजन किसके तहत था, ये हमारे फंडामेंटल राइट के तहत था। और फंडामेंटल राइट के किस पार्ट में था, वह 21A में। और इसी क्रम में देखोगे कि किस ग्रुप के बच्चों के लिए लाभान्वित था, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए लाभान्वित करता था। यानी इनको अनिवार्य शिक्षा देना ही देना है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है। और इसी क्रम में आप देखो तो सबसे ऊपर जो मैंने टॉपिक लिखा है, आरटीई एक्ट 2009 एंड अमेंडेड आरटीई एक्ट 2009। आखिर ऐसा क्या था कि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी। याद रखिएगा कि इसमें कुछ जो कमियां थी उसी को आगे जा करके इसको इम्प्रूव करने के लिए इसी को अमेंडमेंट किया गया, इसी का सुधारात्मक रूप लाया गया, जो कि अमेंडेड आरटीई एक्ट 2019 के नाम से जो आपके सामने देखते हो कि इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, तो अब ये जो चीज़ें हैं इक्का पढ़ाई जाएंगी, इसको जब आरटीई एक्ट बता लूँगा तब जाके अमेंडेड आरटीई एक्ट और इन दोनों में क्या उपलब्धियां रही, क्या इसके लक्षण रहे, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको सुनने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद देखो आरटीई एक्ट जो लाया गया, ये आरटीई एक्ट 2009 में
इसका मतलब क्या था, कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 21A के तहत इसको रखा गया। याद रखिएगा जितनी बातें बता रहा हूँ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। इसके बाद से देखोगे कि आरटीई जो है एक कानून का जो रूप लिया, ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ये भी कभी कभी पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद से अब ये आरटीई के तहत क्या कहता है, आरटीई के तहत ये कहता है कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, ठीक, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी, ठीक, उनको एक सभ्य नागरिक बनाने की जिम्मेदारी या उसको जो बुनियादी जो शिक्षा देने की जिम्मेदारी ये किसकी है, स्टेट की है। लेकिन एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, लेकिन उसके पहले के जो बच्चे हैं, मतलब अगर जो बच्चे का एडमिशन 3 साल पे होता है तो 3 से 6 साल के बीच की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वो भी जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। यानी प्री स्कूलिंग सिस्टम का वो स्टेट क्या होगा कि प्लेवे के माध्यम से या अन्य माध्यम से, फॉर्मल रूप में या इनफॉर्मल रूप में, वो क्या होगा कि स्टेट की ही जिम्मेदारी है इसको करने का। ठीक, अब बात आती है कि प्रोविजंस पहले समझ लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट के प्रोविजन क्या थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के। ठीक, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के याद रखिएगा कि अब पहली बात आती है फ्री एजुकेशन और दूसरा आता है कंपलसरी एजुकेशन। फ्री का मतलब क्या होता है, मुफ्त शिक्षा, और कंपलसरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य शिक्षा। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे मुफ्त और यहाँ पे लिख देता हूं अनिवार्य। दोस्तों इन दोनों बातों से क्या समझते हो, याद रखिएगा कभी कभी इसी पे भी आपके मेंस में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इसी एक्ट को लेकर के कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब तक इसके प्रोविजंस को आप अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी को बिना किसी बॉन्डेज के जो दी जाए, जिसके तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। कोई ऐसा नहीं हो कि शिक्षा अपर क्लास को या अपर स्ट्रेटा को दिया जाएगा, लोअर स्ट्रेटा को नहीं दिया जाएगा, या अलग अलग कई तरीके से जो डिस्टिंक्शन है वो इसमें नहीं लाए जाएंगे। यानी अगर जो भारत का नागरिक है या और भी कोई नागरिक है, मतलब और भी जो लोग हैं, उन सभी के जो बच्चे हैं वो 6 to अगर जो 14 ईयर्स एज ग्रुप के हैं तो उनको अनिवार्य शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी होगी, मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी, स्टेट की होगी। ठीक, और उसमें अनिवार्य का मतलब क्या है, अनिवार्य का मतलब ये है कि इसको कंपलसरी देना ही देना है। जैसा कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है, ये आपके फंडामेंटल राइट में मेंशन है, ये आपके डीपीएसपी में मेंशन है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, यहाँ तक कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको इनैक्ट किया गया। ठीक, इसके साथ साथ जो है और भी जो एसोसिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस जो किए गए एजुकेशन को लेकर के, उसके साथ साथ शेड्यूल्स में भी है। ठीक, मतलब अनुसूचियों के अंदर भी है। 6 शेड्यूल्स की बात कर लो या 7th में जहाँ पे एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखने की बात की गई है, यानी इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएगी। ठीक, और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी। ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, और उसके साथ ही साथ जो है 11th और 12th जो शेड्यूल है जो कि पंचायतों और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, उसमें भी शिक्षा का प्रोविजन किया गया है। यानी इसको कानूनी शक्ल देने के साथ साथ क्या है कि इसको और भी तरीके से इफेक्टिव बनाने के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि फ्री एजुकेशन देना और कंपलसरी देना, मतलब देना ही देना है, हर एक बच्चे का ये राइट है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अब बात आती है कि क्या है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा दोस्तों, जो ड्यूटी है वो किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, लोकल गवर्नमेंट की है, कम्युनिटी का है। ठीक, साथ में सिविल सोसाइटीज का है। ठीक है, साथ में एनजीओज की भी बात कर लें तो इन सभी का अपना एक ड्यूटी है कि शिक्षा के उन्नयन के लिए अपने अथक प्रयास करें, और ये ध्यान दें कि कोई बच्चा इस मुहिम से पिछड़ ना जाए जो कि स्टेट के द्वारा तरीके से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के रूप में शिक्षा को दिया जा रहा है। ठीक, अब बात आती है कि इसके तहत एक और जो कड़ी है वो कौन सी कड़ी है, उसके तहत आता है पेरेंट्स एंड टीचर। पेरेंट्स एंड टीचर इनकी भी अनिवार्य भूमिका है। पेरेंट्स भी उस जिम्मेदारी को समझे कि बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है, और टीचर्स भी क्या है कि अपने जो है अध्यापन के माध्यम से एक क्वालिटी एजुकेशन
दें जिसके माध्यम से क्या हो कि एक शिक्षित समाज का निर्माण हो और बच्चे अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएं। ठीक, अब बात आती है कि इनके ड्यूटीज में आप एक और चीज़ देखोगे। अब उसके तहत क्या है कि कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होना, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी किस तरीके से हो कि जैसे प्रॉपर बिल्डिंग है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, पानी पीने के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, प्रॉपर टॉयलेट्स का मतलब व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए प्लेग्राउंड का की व्यवस्था है कि नहीं है, और भी एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, पीपल टीचर रेशियो, यानी एक तरीके से छात्र और शिक्षक का अनुपात एक सही क्रम में है कि नहीं है। क्योंकि कई कई स्कूल आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मतलब टीचर ही पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, मतलब सिंगल टीचर स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाती है। ठीक, उसके साथ साथ क्या है जरूरी चीज़ें कि आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी का और सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है कि जो शिक्षा दिया जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है। ठीक, उसके साथ साथ क्या है कि ऐसी चीज़ें जो दी जाए उसमें क्या है कि करिकुलम एक बेहतर लेवल से बनाया गया है कि नहीं गया है। साथ में जो शिक्षा दी जा रही है उसका बच्चा अपने निजी जीवन से या तरीके से कह सकें कि उसका उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ठीक, बच्चा कितना ज़्यादा सीख रहा है, लर्निंग आउटकम कितना ज़्यादा आ रहा है। आज की डेट में आप देखोगे कि जो परिवर्तन शिक्षा में अनुसंधान किए जा रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस की जो बातें की जा रही हैं वो है लर्निंग आउटकम को लेकर के बात की जा रही है। मतलब कितना जो बच्चे ने जो भी चीज़ें पढ़ाई की उसने कितना सीखा और सीख करके उतना कितना इम्प्लीमेंट किया और अपने आप को कंप्लीट कर पाया। ठीक, ओके, तो ये जो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप एक और चीज़ जो देखोगे वो है कि टीचर का अपॉइंटमेंट। टीचर का अपॉइंटमेंट याद रखिएगा दोस्तों कि टीचर का पहली चीज़ तो अपॉइंटमेंट जो है उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग के माध्यम से होना चाहिए। मतलब उसके लिए प्रॉपर एक तो उनका एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, जिस लेवल के टीचर्स की नियुक्ति हो रही है वो उसके लिए होना चाहिए। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्रॉपर ट्रेन टीचर होना चाहिए, बच्चों के साइकोलॉजी को समझ करके वो चीज़ों को दे। ठीक, एक बच्चा छोटे लेवल पे बच्चा क्या समझ सकता है उस चीज़ों को समझे, प्रॉपर उस पर रिसर्च करे, कितना उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए कि अगर बच्चे को रीमेडियल एजुकेशन की ज़रूरत है या उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, समय समय पे उसके डायग्नोसिस की ज़रूरत है, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से या शिक्षक के योगदान के माध्यम से चिन्हित किया जाना चाहिए। इस पर प्रॉपर समय समय पे इसके उपचारात्मक उपाय किए जाना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है कि जो टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं, अब उन टीचर्स को अपॉइंट करने के दौरान एक चीज़ ये याद रखे गवर्नमेंट के माध्यम से या जो भी एसोसिएटेड बॉडीज है कि इस प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि बायसनेस हो। जैसे नॉर्मली टीचर क्या होता है कि जो शहरी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं या किसी भी पृष्ठभूमि से, तो नॉर्मली वो ग्रामीण अंचल में जाना नहीं चाहते हैं। तो ग्रामीण अंचल में जब जाना नहीं चाहते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक शिक्षा में अंतर देखने को मिल जाता है। यानी ग्रामीण लेवल पे भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे कई बार जो एब्सेंटिज्म आप टीचर्स भी देखने को मिलता है, यानी बच्चे तो हैं लेकिन टीचर ही नहीं है। ठीक, अगर शिक्षक है भी तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक, और भी कई तरीके के आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी और इस तरीके से आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है शिक्षण प्रक्रिया में, यानी शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में अंतर देखने को मिलता है। साथ साथ में क्या है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में भी आप देख रहे हो या प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूलिंग में भी देख रहे हो। यानी प्राइवेट स्कूल जो है वो क्या है मशरूमिंग के तरीके से, यानी मशरूम के तरीके से बढ़ रहा है। ठीक, यानी प्रॉपर वो एक तो स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन किए बिना उसमें क्या होता है टीचर्स को भर्ती कर दी जाती है और साथ में क्या होता है कि शिक्षा का लेवल दिन प्रतिदिन घटता जाता है। लेकिन क्या ये लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो शिक्षा दिया जा रहा है वो पूर्ण है? नहीं दोस्तों, उसमें भी क्या है बहुत तरीके की खामियां हैं। तो बहुत तरीके की जो खामियां हैं तो उसी को दूर करने के लिए जो एक्ट की आवश्यकता पड़ी, जिसको कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया, वो क्या था RTE यानी राइट टू एजुकेशन। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि RTE को लाया जाए, शिक्षा प्रक्रिया को अच्छा बनाया जाए, मेथोडोलॉजी को अच्छा बनाया जाए, मेथड्स जो पुराने घिसे पीटे उनको मतलब
सुधार किया जाए, साथ साथ में इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जाए, टीचर्स की प्रॉपर अपॉइंटमेंट अच्छे तरीके से की जाए, प्रॉपर प्रक्रिया को ध्यान में रख करके कि उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके की जाए और तब जा करके लर्निंग बेस्ड आउटकम के माध्यम से उसको प्रॉपर एग्जाम्स हो। ठीक, और साथ ही साथ क्या है कि इसमें कई तरीके के मेथड्स जो है, कई तरीके के इनोवेशंस जो है समय समय पे किए जाएं। ठीक, तो इसी क्रम में आप देखोगे कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट के समय कुछ जो है इसमें क्या है कि प्रोहिबिशंस भी हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज जो टीचर्स को नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड टीचर, जो भी ट्रेंड टीचर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उनको कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये भी याद रखिएगा। आपको आंसर लिखने के समय ये बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला क्या है, मैं पहले पार्ट्स को पढ़ देता हूँ फिर इसके मतलब को समझाता हूँ। जो है पहला है लिखा फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। याद रखिएगा कि फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं करना है। यानी पहले क्या होता था कि आप शिक्षा प्रणाली में देखोगे कि बच्चे को डांट डपर करके क्या होता था कि उसकी जिज्ञासा को भी शांत करा देते थे टीचर्स। ठीक, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन किया है कि पनिशमेंट उनको फिजिकली पनिशमेंट नहीं देने हैं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ऐसा पिटाई किया, पिटाई की वजह से बच्चा स्कूल आना ही बंद कर दिया, या अपने अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया, तो उस तरीके से उसके लर्निंग आउटकम बेहतर नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि मेंटल हैरेसमेंट, यानी इतना पिटाई नहीं कर दे, इतना ज़्यादा मात्रा में उनको डरा न दें जिससे कि क्या हो कि वो सही तरीके से उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास ही रुक जाए। ठीक, तो इस पे फोकस करना है कि फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना है। ठीक है, इसको क्या करना है कि इसको रोकना है। दूसरी चीज क्या, स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों को स्कूल में भर्ती करने का जो प्रोसीजर है उसको क्या किया जाए, बहुत ही सिंपल बनाया जाए जिससे कि एक आसानी से बच्चे का एडमिशन हो सके। ठीक, और उसके साथ साथ उसके लेवल को जानते हुए, यानी बच्चा किस लेवल वाले क्लास में जा पाएगा या किस क्लास में उसका एडमिशन हो पाएगा, तो इसकी गुणवत्ता के लिए क्या करे कि टीचर उसका एक छोटा सा टेस्ट ले सकता है और ले करके उसके एडमिशन प्रोसेस को सुचारू रूप से बना सकता है। साथ में और भी जो हिंड्रेंस है, यानी जितना ज़्यादा जो ऑफिशियल वर्क हो उसको रिड्यूस करके उसकी प्रक्रिया को आसान बनाए, एडमिशन प्रक्रिया को, जिससे कि आसानी से एडमिशन हो सके। उसके साथ साथ कैपिटेशन फी, कैपिटेशन फी का मतलब क्या है कि कई बार स्कूलों में क्या होता है कि आप देखने में आता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, ठीक, तो उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटेशन फीस की मांग की जाती है, यानी तरीके से डोनेशन की बात होती है। ठीक, क्योंकि स्कूल तो अच्छे होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया भी बहुत लगभग ठीक ही रहती है, लेकिन क्या होता है कि एक वो सभी के लिए सुलभ नहीं होती है। यानी एक जो कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि का जो गार्जियन है उस चीज़ को वहन नहीं कर पाता है और शिक्षा से मरहूम रह जाते हैं उसके बच्चे। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो कैपिटेशन फी शिक्षा में मतलब ये प्रोहिबिट करता है टीचर्स को भी जो है। दूसरी चीज क्या है कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, टीचर्स के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जाना चाहिए, यानी जो भी कुछ है उसको स्कूल में ही पढ़ाना है। ठीक, अगर बच्चे को कुछ दिक्कत होती है तो उसको रीमीडियल यानी उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उसको शिक्षित करना है, उसके एक एक जो है चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ और ज़्यादा उसको प्रमोशंस की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें जो है सुनिश्चित टीचर्स के द्वारा होना चाहिए और टीचर ही उसको आइडेंटिफाई करके उसका क्या करे कि प्रॉपर जो है डेवलपमेंट कर सके, जिसके माध्यम से क्या है कि एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, एक अच्छा लर्निंग आउटकम देखने को मिल सके। इसके साथ साथ क्या है, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी कुछ ऐसे जो स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप देखोगे तो वो क्या है कि बिना रिकॉग्नाइज हुए, बिना रिकॉग्निशंस के, यानी बिना किसी अप्रूवल के गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या होता है कि चल रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था जो है दूषित होती जा रही है और ज़्यादा उसमें क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आप देखते हो कि जो टीचर्स उसमें अपॉइंट किए जाते हैं जो है, जिसको आप नॉर्मली अपने भाषा में पैरा टीचर कहते हो या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर कहते हो, तो उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। ठीक, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि जब उनके पास प्रॉपर शिक्षा नहीं है, प्रॉपर उनके पास अध्यापन का अनुभव नहीं है, तो क्या पढ़ा पाएंगे, तो एक ये समस्या है। दूसरी चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चरल
जो है अरेंजमेंट वो भी स्कूलों में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है कि और भी कई तरीके के जो बर्डन्स हैं आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसके माध्यम से 5 पॉइंट से समझ सकते हो। इसके बाद से याद रखिए कि आरटीई के उसमें क्या जरूरी जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। क्या पहला क्या, पब्लिक डिबेट इस मुद्दे पर होना चाहिए। लिमिटेड ऑन आरटीई, आरटीई देखते हो कुछ चीज़ लिमिटेड है। जब से आरटीई लागू हुआ उसके और 5 साल का अगर जो हम अचीवमेंट्स देखें तो आप देखोगे कि उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए, जो कि इसके आगे अचीवमेंट्स वाले पार्ट में हम इसको बताएंगे। इसके बाद देखोगे सीट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो सीट एलोकेशन 25% किसके लिए आरक्षित कर दी गई, डिसएडवांटेजियस ग्रुप के लिए, यानी समाज में ऐसे पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनकी क्या बच्चे तो काफ़ी पढ़ने में ठीक हैं या सामान्य नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या सीटों का आवंटन किया जाए, प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आवंटित की जाएं। ठीक, ताकि वो भी क्या है कि इस व्यवस्था से वंचित ना हो पाए, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन लेने से वंचित ना हो पाए। दूसरी चीज़ क्या है, नीड कलेक्टिव इमेजिनेशन। आप एजुकेटर्स का भी कलेक्टिव इमेजिनेशन हो कि किस तरीके से शिक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए। एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उसको क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, उसको जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या नए जो नॉर्म्स हैं या जो आज की नीड है, आज के समाज की नीड है, उसके अनुसार हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। साथ में पॉलिटिशियंस याद रखिएगा कि यही जो है नियम बनाते हैं किसमें, लेजिस्लेचर में रह के किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो इस शिक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर क्या होना चाहिए, पॉलिटाइज मतलब उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यानी उसको जितनी बजट की ज़रूरत है, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जितनी क्वालिटी टीचर की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसको अच्छे तरीके से बनाया भी जाए और उसका क्रियान्वयन करने में मदद भी की जाए। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट, याद रखिएगा सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये क्या है, हमारे समाज के स्तंभ हैं। यानी एक तरीके से जैसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं हम, वो किसको बोला जाता है, मीडिया को, या एक तरीके से आप जो है, तो याद रखिए कि सोशल एक्टिविस्ट भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनका भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए एजुकेशन अपग्रेडेशन के लिए। ठीक, जहाँ जहाँ कमियाँ हो समाज में देखने को मिले उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास कराने में सरकार का भी मदद करना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें जो है जरूरी है किसके, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। यानी प्रॉपर इस पर समय समय पर इनोवेशन होने चाहिए, इस पर रिसर्च होने चाहिए। ठीक, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, इसको हो भी रहे हैं, होने चाहिए। और दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी। याद रखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी चीज़ है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो पुरातन समय वाले जो चीज़ें वो न दी जाएँ। ठीक, उसमें नए नए अनुसंधान किए जाएँ। यानी केवल चाक डस्टर सिस्टम से ही नहीं काम चलेगा, स्मार्ट बोर्ड्स की भी व्यवस्था की जाए और भी तमाम जो लर्निंग के जो आयाम हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से भी क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी दिया जाए। साथ में मॉडल टीचिंग की भी व्यवस्था की जाए। साथ में सोसाइटी माइंडसेट को बदलने में भी प्रयास किया जाए। तो ये सभी जो चीज़ें जो मिल करके एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम को इनरिच करेंगी। इसके साथ क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की जाए। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि लर्निंग आउटकम कितना बेहतर है। अगर आप जो भी कोई मेथड्स के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, ठीक, शिक्षा का उन्नयन करने में प्रयास किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई एक आउटकम बेहतर लेवल पर नहीं आ रहा है, बच्चे लगातार पिछड़ रहे हैं, तो इस तरीके की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। आरटीई का इवेल्युएशन एंड अचीवमेंट, मतलब आरटीई को एक सही तरीके से अगर जो मूल्यांकन किया जाए तो उसकी क्या कंडीशंस थी और उसके अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियां क्या रही। तो पहले हम इसके मूल्यांकन को समझ लेते हैं। मूल्यांकन में दोस्तों देखोगे कि आरटीई के नॉर्म के तहत ये था कि 220 दिन की जो क्लास है वो होनी ही होनी है। ठीक, होनी है। तो उसके तहत किस तरीके की टीचिंग होनी चाहिए, ठीक, बच्चा लर्निंग आउटकम सही तरीके से ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन की जो व्यवस्था है वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, जो कि अंडर द MDM मतलब मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो जारी है। तो वो सभी चीज़ें जो है इसके तहत आरटीई के तहत आती हैं। इसके बाद से देखोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एसर,
जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको बता चुके हैं। क्या है ये? एनुअल स्कूल, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट है एक तरीके से। तो असेसमेंट रिपोर्ट क्या करती है? एसर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करती है कि जितने भी जो प्राइमरी एजुकेशन हैं या जो भी और एजुकेशन हैं, इन सब पे क्या होती है, अपना रिपोर्ट बनाती है कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो है टीचर्स प्रॉपर अपॉइंट हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस कंडीशंस हैं, साथ साथ में जो और भी जो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक, प्रॉपर लर्निंग आउटकम आ रही है कि नहीं आ पा रही है, बच्चा जो सीख रहा है वो क्या काम लायक है या नहीं है। तो ये सभी जो चीज़ें जो होती हैं एसआर रिपोर्ट के तहत दी जाती हैं। तो याद रखिए कि जो आरटीई जो बनाया गया था 2009 में, जिस कानून के तहत आरटीई एक्ट 2009, और जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी भी है, तो उसके तहत ये प्रावधान था कि 5 साल के अंदर यानी 2015 तक लगभग क्या करना है, इसको पूरी तरीके से लागू कर देना है। यानी मतलब इसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सेंट्रल, स्टेट, लोकल सभी लेवल पे जो है उस तरीके की शिक्षा दी जाए, लर्निंग आउटकम बेस्ट लेवल पे आ सके। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। तो उसके तहत क्या क्या ध्यान दिया गया? पहली चीज़ तो ध्यान ये दिया गया कि इनरोलमेंट रेशियो जो है बच्चों का वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जैसे इनरोलमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं कि प्रॉपर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कि नहीं है। जैसे स्कूलों में आप नॉर्मली देखते होंगे कि पहले प्राइमरी स्कूलों में क्या था कि सही तरीके से एक बिल्डिंग का अभाव होता था, ठीक है। अभी भी ग्रामीण अंचल पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, टाट पट्टी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ उनके प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, ठीक। और क्या है कि प्रॉपर जो गर्ल्स जो टॉयलेट्स हैं, बॉयज़ जो टॉयलेट्स हैं, उसको अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके से दिखाया जाता था कि बॉयज़ तो किस तरीके से इनरोल हो जाते थे, लेकिन गर्ल्स के लिए समस्याएं बनी रहती थी। तो उससे क्या होता था कि उनका इनरोलमेंट नहीं हो पाता था, ठीक। दूसरी चीज़ क्या था कि बॉयज और गर्ल्स जो भी ग्रामीण अंचल पे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनके घर से जो स्कूल की जो दूरी थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल था, जिसके तहत क्या होता था कि आपको देखने को मिलेगा कि ड्रॉप आउट के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते थे, ठीक। तो एक ये भी समस्या कि इनरोलमेंट का डायरेक्ट लिंकेज किससे था? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। यानी प्रॉपर जब स्कूल सही तरीके से डेवलप नहीं होंगे, प्लेग्राउंड नहीं होगा बच्चों के खेलने के लिए, साथ में जो है उनके सैनिटेशन की सही व्यवस्था नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की सही व्यवस्था नहीं है, और साथ में सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। तो इस वजह से क्या था कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि एक्ट लागू हुआ, उसी के दौर में क्रमिक रूप से इन सभी चीज़ों का बनना शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट शुरू हुए, यानी स्कूल का बनना, साथ में और भी एसोसिएटेड जो जरूरी जो चीज़ें थी वो सभी चीज़ों का मतलब प्रॉपर क्रियान्वयन हुआ, जिससे आप देखोगे कि इस पे काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन एक व्यापक लेवल पे देखने को नहीं मिली। यानी आप देखोगे कि केवल 2015 तक 8% स्कूल ही आरटीआई नॉर्म को फॉलो कर पाते थे, ठीक है। और उसमें इनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन वो प्रॉपर रिजल्ट दे पा रहा था, नहीं दे पा रहा था, इसी चीज़ को देखना है, ठीक। साथ में क्या है कि इस एसआर रिपोर्ट के तहत इनरोलमेंट को चेक करते थे कि कितना इनरोलमेंट बढ़ा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, टीचर लर्निंग जो प्रोसेस है, यानी टीचिंग जो टीचर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और लर्निंग जो लर्नर सीख रहा है यानी शिक्षार्थी सीख रहा है, तो उसमें किस लेवल का उसमें विकास हुआ है, क्या उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सभी जो चीज़ें जो थी इस रिपोर्ट्स के माध्यम से चेक की जाती हैं। साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने पहले ही बता दिया, और उसके साथ साथ सबसे जरूरी जो चीज़ है वो टीचर ट्रेनिंग की बात है। दोस्तों, टीचर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि टीचर ट्रेनिंग प्रॉपर उनका एक अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, वो प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी का सही तरीके से यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसके माध्यम से कितना सीख पा रहा है, ठीक, और उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, अपने निजी जीवन से उसको कितना जोड़ पा रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ कि आप देखोगे कि आरटी जो एक्ट जो बनाया गया वो कितने साल के लिए बनाया गया? वो 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, जबकि इसका अनुपालन आप देखोगे कि 6 से नीचे तक के बच्चों के लिए कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म नहीं था, बनाया गया था। और साथ में 14 साल से ऊपर के जो बच्चे थे उनके लिए भी, यानी सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे थे उनके लिए भी क्या था कि आरटीई में कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये चीज़ें आपको देखने को, इसका एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो रिसेंटली जो 2020 में
न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास हुई है उसके तहत ये भी इसका दायरा बढ़ाया गया है, यानी इसको कि 14 साल से बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया है। ठीक कर दिया गया है कि इस तरीके से इस पॉलिसी के तहत ऐसे ऐसे होगा, विकास होगा। ठीक, इसके बाद से देखोगे कि देश में आप देखोगे कि 1.4 मिलियन स्कूल हैं लगभग। ठीक, और ये क्या है कि 2015 तक 8% ही स्कूल ही RTI नॉर्म का फॉलो कर पाते थे, यानी आप देखो तो 8% ही कर पाए, यानी इतनी कम संख्या में अगर अनुपालन होगा तो आप देख ही सकते हो कि स्टैंडर्ड किस लेवल का होगा। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि सबसे जो जरूरी जो चीज़ है कि टीचर की जो पोस्ट है वैकेंट है, यानी प्रॉपर स्कूल होने के बावजूद भी क्या टीचर्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में है नहीं या भरी नहीं जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है। कई कई स्कूलों में क्या है कि एक ही टीचर संभाल रहा है, तो ये सभी समस्याएं हैं, यानी मतलब सिंगल टीचर स्कूल हो जा रहा है। दूसरे साथ साथ फिनेंशियल एलोकेशंस की बात करें, फिनेंशियल एलोकेशंस देखोगे कि शिक्षा के लिए जो बजट का जो प्रोविजन है, याद रखिएगा दोस्तों, पहले ही मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि लगभग 2 से 3%, ठीक, और उससे भी कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लेवल पे एजुकेशंस को और ज़्यादा एम्पावर नहीं बना पाती हैं, यानी कहीं कहीं न कहीं आपको टीचिंग एड्स का अभाव देखने को मिलेगा, प्रॉपर सामग्री जो और जो लर्निंग मटेरियल जो है जैसे बुक्स हो गई और भी चीज़ें हो गई, साथ में टीचर्स की सैलरी की भी बात आप कर लो, या और भी एसोसिएटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्सपेंसेस हैं, इतने कम बजट में हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या हुआ था कि आप देखोगे कि कोठारी कमीशन 1965 के दशक में ही, यानी 60 के दशक में ही इन्होंने बता दिया था कि शिक्षा में बजट जो होना चाहिए वो लगभग जो है 6% के आसपास होना चाहिए GDP का। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि सरकार के द्वारा इतना व्यवस्था नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ कि उतने व्यापक लेवल पर शिक्षा का उन्नयन नहीं हो पाया, यानी प्राइमरी एजुकेशन का एक तरीके से बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। ठीक, और ये बजट इतने कम होते थे कि न तो ढंग से स्कूलिंग व्यवस्था ही सही से सुचारू रूप से चल पाती थी और न ही हायर एजुकेशन के लिए पर्याप्त वो था धन था। तो इसलिए ये 6% GDP का अगर होगा तभी आप देखोगे कि ये बहुत बेहतर लेवल पे काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड में 2nd लेवल पे, तो इस हिसाब से इसका GDP में जो एक्सपेंसेस है ये भी बढ़ना चाहिए ताकि सुचारू रूप से शिक्षण की प्रक्रिया को चलाई जा सके। इसके साथ साथ आप देखोगे कि लर्निंग आउटकम की बात करें, जब बजट ही कम होगा, ठीक है, और साथ में प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स नहीं होंगे और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां होंगी, तो आप देखोगे लर्निंग आउटकम भी आपको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो प्रभावित होंगे। साथ में एनसीएफ 2005 में लागू किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है लागू किया गया नेशनल लेवल पे, जिसके तहत तमाम पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए कि बच्चे को किस लेवल से उसको सीखना होगा, उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, साथ में उसके सिलेबस का डिजाइन किया गया और ये भी देखा गया कि प्रॉपर मात्रा में वो सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। जैसे असर की ही रिपोर्ट की बात करें तो असर का रिपोर्ट ये कहता है कि जो 8वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है वो 5वीं तक का मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो है शिक्षा व्यवस्था की एक नाकामी को दर्शाता है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, ये सभी चीज़ें जो है RTI प्रोविजन के तहत रखी गई। इसके तहत क्या था कि सभी को एक इक्वल एजुकेशन मिल सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सके, समाज में कोई उतार चढ़ाव न रहे और सभी को एक बराबर व्यापक शिक्षा, इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड जो है लगभग कुछ स्कूल्स में, जैसे कि NVS की बात करें, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मॉडल स्कूल, इन सब में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था, मतलब इस RTI एक्ट के अनुपालन के फलस्वरूप। लेकिन बाकी जो स्कूल्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो ऑथराइज्ड रिमोट एरिया में जो स्कूल्स हैं, प्रॉपर RTI का एलोकेशंस, RTI का अनुपालन नहीं कर पाने की वजह से शिक्षा व्यवस्था में आपको उतना ज़्यादा व्यापक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि एजुकेशन सेस, अब याद रखिए कि उसी समय जब RTI एक्ट आया था तो उस समय क्या था कि एजुकेशन सेस नाम से हमेशा
एजुकेशन सेस नाम से टैक्स लगाया जाता था। आप डिफरेंट जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके तहत क्या किया, सेस को ही बना दिया गया बजट का आधार। तो सेस कभी भी बजट का आधार नहीं बन सकता है एजुकेशन के लिए जो बजट का एलोकेशन किया गया। तो याद रखिए कि सेस क्या था कि एक सपोर्ट टू एजुकेशन था, मतलब एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, ना कि बजट था। तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद से गांधी के विचार पर आप देखोगे तो गांधी जी क्या कहते थे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते थे। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते थे, यानी बेसिक एजुकेशन की बात करते थे। और उनका मुख्य आधार ये था कि बच्चे के अंदर चरित्र निर्माण अगर होगा तो वही मुख्य रूप से सही एजुकेशन होगा। तो ये गांधी जी के विचार थे। तो क्या उसके अनुसार भी पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये सभी जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अब आप देखोगे कि इसमें क्या क्या इसके अचीवमेंट्स हुए, क्या क्या इसकी उपलब्धियां देखने को मिली। क्या होता नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी जैसा कि आप पीछे आप देख सकते हो। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या था, इसी आरटीई एक्ट के तहत बनाया गया था कि बच्चे को अगर क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक उसको फेल नहीं करना है, और उसको क्या करना है, उसको पढ़ाना भी है, उसके प्रगति रिपोर्ट्स जो उसको भी चेक करना है। तो इसके तहत क्या था कि एक ये समस्या देखने को मिली कि बच्चे क्या था, अवेयर नहीं रहे, और उनको एक डर खत्म हो गया था कि जो है कि हम फेल नहीं होंगे, और उससे क्या था कि प्रॉपर लर्निंग आउटकम, प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते थे। तो इसी सब व्यवस्थाओं को क्या किया गया कि आगे जाकर के न्यू आरटीआई एक्ट या अमेंडेड आरटीआई एक्ट में इसको खत्म किया गया, इसमें कुछ चेंजिंग की गई। तो उसको आप आगे देखोगे। तो इस क्रम में आप देखो तो अचीवमेंट्स क्या रही आरटीई एक्ट के। अब आरटीई एक्ट के जो अचीवमेंट्स आप देख लो। सबसे पहला अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा इनरोलमेंट के बारे में। इनरोलमेंट क्या है कि नामांकन, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट क्या हुआ कि आरटीई एक्ट आ जाने के बाद से बढ़ा। अब बढ़ा, वो कैसे बढ़ा कि बॉयज की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई और गर्ल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक, कैसे, जो प्रॉपर लेवल पे उसके साथ ही क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुए, यानी स्कूलों का निर्माण हुआ। साथ साथ में क्या हुआ कि प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर का भी व्यवस्था की गई, साथ में उनके सैनिटेशन की व्यवस्था की गई, साथ में और भी जो चीज़ें हैं कि सेपरेट टॉयलेट्स जो है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, इसकी व्यवस्था की गई। और सबसे जो जरूरी चीज़ है कि ग्रामीण अंचल में 3 किलोमीटर के परिधि के अंदर जो है एक छोटे स्कूल्स या 1 किलोमीटर के अंदर में आप देखोगे कि ज़्यादा दूरी ना हो, उसके अनुपालन में क्या किया गया कि स्कूलों की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से आप देखोगे सबसे बड़ा जो चीज़ देखने को मिला परिवर्तन, लड़कियों की संख्या में नामांकन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। और साथ ही साथ एमडीएम, मिड डे मील का प्रॉपर अनुपालन अगर हुआ तो ये सब भी देखने को मिले। लेकिन इसमें भी क्या था, ये पूरे 100% क्या इसका हुआ बढ़ोतरी नहीं, 100% नहीं हुआ। इसमें भी तमाम खामियां कुछ देखने को मिली, लेकिन उसका भी क्या था, समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन किए गए। और आज के डेट में जो पहले जो आरटीई एक्ट बना था उस समय से और अब तक इसमें काफ़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, काफ़ी इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो है अभी इसमें और व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। ठीक, इसके साथ साथ देखोगे, लेकिन इस क्रम में आप देखोगे इनरोलमेंट तो हुआ, तो सिटी के स्कूल्स जो थे, मतलब शहरी जो स्कूल जो थे, उसमें क्या हुआ कि परिवर्तन आप देखोगे कि शहरी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़े क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ग्रामीण अंचल पे अगर जो इंटीरियर विलेज में, तो वहाँ पे क्या था कि जो है प्रॉपर बिल्डिंग का अभाव हो पाना नहीं बन पाया, या उसमें कुछ रेटेपिज्म की बात, लाल फीताशाही की, मतलब जितना बजट एलोकेट हुआ उतना सही तरीके से यूज नहीं हुआ। तो ढुलमुल रवैये में क्या हुआ कि स्कूल बना दिए गए, साथ में प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा गया, साथ में प्रॉपर टॉयलेट का ध्यान नहीं रखा गया, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर या अदर एसोसिएटेड जो चीज़ें थी नहीं थी, जिसकी वजह से उतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं हुए। ठीक है, उसके साथ से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देख सकते हो कि एक तरीके से समाज के अंदर पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एक जागरूकता आई, जिसके तहत क्या हुआ कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनको प्रेरित करना। ठीक, और साथ साथ में जो ग्रामीण अंचल के जो लोग थे जो सक्षम नहीं थे, तो इस गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को भेजना, और साथ ही साथ उनके नरिशमेंट के लिए जो प्रोग्राम मिड डे मील के द्वारा जो प्रोग्राम चलाई जा रही थी, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना। इसके माध्यम से देखने को मिला कि प्रॉपर इनरोलमेंट भी देखने को मिला, और कुछ हद तक बच्चे जो नहीं पढ़ते थे वो पढ़ना सीख गए। लेकिन जो उसमें भी क्या था कि प्रॉपर एक बेहतर लेवल पे टीचर का अपॉइंटमेंट ना हो पाने के कारण उतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके साथ साथ अवेयरनेस आप देखोगे। अब अवेयरनेस क्या है कि चाइल्ड स्कूलिंग को लेकर के गवर्नमेंट
स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें। गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो गवर्नमेंट में जो फंड एलोकेट किए गए उस फंड के अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिशन तो एक तो होते थे, वो धीरे धीरे क्या होते गए, कम होते गए, और साथ में उसी के अनुपात में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की एडमिशन होना बढ़ गए। तो इसके पीछे क्या था कि एक ग्रामीण अंचल का जो गार्जियन था, चाहे वो किसी भी पेशा में हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो खेती करता हो, तो उनके अंदर भी एक मेंटालिटी डेवलप हो गई कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल करके प्राइवेट स्कूलों में डालता था, कॉन्वेंट स्कूलों में डालता था, ताकि वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरीके से आप देखोगे कि गवर्नमेंट के जो शिक्षा का जो प्रोग्राम था वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी उसमें कुछ ना कुछ जो कंडीशंस पहले से और ज़्यादा वर्ष हो गई। और प्राइवेट वाले के आप इसमें देखोगे कि वहाँ पे कैपिटेशन फीस का एक कॉन्सेप्ट था, साथ साथ में बहुत ज़्यादा फीस और भी कई तरीके के जो फीस थे और भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस थे, जिसकी वजह से क्या था कि एक आम आदमी के लिए ये थोड़ा सा सुलभ नहीं था। ठीक, तो ये भी एक आपको समस्या यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसमें कुछ आपको इसमें कुछ आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और कुछ हद तक आपको इसमें कमियां भी देखने को मिलेंगी। मतलब प्रॉपर इनरोलमेंट तो हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट में एक तरफ कम होता गया और प्राइवेट में क्या होता गया, बढ़ता गया। इसके बाद से क्या इंफ्रा लेवल पे देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे आप देखोगे कि सेक्शन 19 आरटीई एक्ट क्या कहता है, क्वालिटेटिव नॉर्म को लेकर के बात करता है। दोस्तों, क्वालिटेटिव नॉर्म का मतलब क्या है, क्या कि फॉर डिजेबल स्टूडेंट के लिए इसने बेहतर व्यवस्था किया। मतलब उनके लिए जितने भी दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए प्रॉपर तरीके से स्कूल की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था, ये सब चीज़ें की। और याद रखिएगा कि आरटीई जो एक्ट में दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था जो की गई थी वो क्या थे कि 6 to 14 ईयर ना होकर के 6 to 18 ईयर थी। ठीक, वो पहले से ही थी। दूसरी चीज क्या है कि इसमें पीपल टीचर रेशियो, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक का जो रेशियो था, यानी एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी की व्यवस्था साथ में की गई। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट, प्लेग्राउंड, इन सभी की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की गई। इसके बाद से क्या है, एन ऑफिस फॉर प्रिंसिपल के ऑफिस का भी प्रोविजन किया गया। लेकिन ये जितनी चीजें थी वो केवल बस 13% स्कूलों में ही हो पाई हैं। अभी भी क्या है, आपको लगभग 80% स्कूलों में आपको इसको कमी देखने को मिलेंगी। तो कुछ हद तक इसके अचीवमेंट्स की बात करें, सुधार तो हुआ, लेकिन इसमें कुछ हद तक सुधार नहीं भी हुआ। तो आप देखोगे कि इसी के मद्देनजर रखते हुए जो इसमें कुछ कमियां थी, उसी के तहत क्या हुआ कि अमेंडेड आरटीआई का बात होने लगा कि किस तरीके से इसमें कुछ बदलाव किया जाए। तो बदलाव करने के लिए लगभग 2015-16 के दौरान ही इसको हमारे संसद में इसको पेश किया गया बिल, किस नाम से, आरटीई एक्ट 2015, 16, 17, ऐसे जो भी आप देखोगे तो उसके तहत पास हुआ। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। तो वो एसेंट कब मिला, वो मिला जो है 2019 में, तब जाकर के अमेंडेड आरटीई एक्ट के रूप में पास हुआ। अब इसके तहत क्या व्यवस्थाएं की गई, आप देखो क्या बदलाव किए गए। मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या था कि जो है प्राइमरी एजुकेशन जो भी दी जाए, ठीक, या सेकेंडरी एजुकेशन जो भी दी जाए, उनके लिए एक व्यापक टीचर्स का क्या है कि क्वालिफिकेशन लेवल हो। यानी उनके लिए प्रोग्राम्स जो डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीएड हो, डीएलएड हो, जितनी भी चीज़ अलग अलग लेवल के जो एजुकेशनल नॉर्म्स हैं उनको रखा जाए। साथ में ट्रेन टीचर रखा जाए। आप देख रहे होंगे कि प्रारंभिक अवस्था में जब आरटीआई लागू हो गया, उसके बावजूद भी कुछ टीचर बहुत पहले से पढ़ा रहे थे अलग अलग नाम से। जैसे आप यूपी में देखोगे शिक्षा मित्र के नाम से, या और भी कई जगहों पे अलग अलग नाम से। तो उनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। तो उनको ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि व्यवस्था बनाया कि उनको ट्रेन किया जाए और ट्रेन टीचर के रूप में उनको पढ़वाया जाए बच्चों को। उसके बाद से प्राइवेट स्कूल के भी नाम्स बदले गए। प्राइवेट स्कूल में भी कुछ नाम्स इस तरीके का कि जो है उनमें भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी तरीके के होंगे जो गवर्नमेंट के लेवल के होंगे। ठीक, साथ में क्या होगा कि उनके भी और भी जो चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें हैं कि बिना एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस के कोई टीचर प्राइवेट स्कूल में भी नहीं बन सकता। और साथ ही साथ टेट और सीटेट जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जरूरत था, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, कुछ शिक्षण व्यवस्था सुधरी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि स्वयं प्रोग्राम चलाया गया। स्वयं प्रोग्राम का मतलब क्या था, एक ऑनलाइन प्रोग्राम था और एक टीवी पर प्रोग्राम आता था जिसको स्वयं प्रभा के नाम से आते थे।
इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसके माध्यम से टीचर क्या था कि ऑनलाइन भी या ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्या था कि वो सीख सकता था कि किस किस तरीके से अनुसंधान किया जाए, किस किस तरीके से बदलाव किया जाए अपने टीचिंग मेथोलॉजी में, बच्चों को क्या ज़रूरत की चीज़ें, क्या ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। तो इससे क्या होगा कि शिक्षण व्यवस्था और अच्छी होगी। और चूंकि वो पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव तो था ही, लेकिन क्या हुआ था कि थ्योरेटिकल अनुभव के माध्यम से अपने शिक्षण व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर सकें। तो इसलिए प्रोग्राम कहीं हद तक एक बेहतर साबित हुआ। उसके बाद से आप देख सकते हो कि एक और इसमें परिवर्तन किया गया, शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य से दूर रखना। नॉर्मली टीचर्स का जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद वाले टीचर्स जो होते हैं, उनको एक सबसे बड़ा एक हर्डल है कि लगभग 40 से 45% प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो काम होते हैं वो सब इन्हीं को दिया जाता है। जैसे कि सेंसस से रिलेटेड काम जो है, और साथ में इलेक्शन से, डिसास्टर से, ये तो मेन काम है। इसमें क्या था कि शिक्षक को ये करना ही था जो है, नहीं इसके अलावा भी और बहुत काम दे दिए जाते थे, तो जिससे क्या था कि शिक्षण व्यवस्था जो थी पहले से धूमिल होती गई। यानी मेन काम क्या हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, और टीचिंग जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, ध्वस्त होती गई। तो इसको व्यापक बनाने का प्रयास किया गया कि शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य से दूर रखना। यानी टीचर जो है वो कोई भी नॉन टीचिंग कार्य नहीं करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट खुद जो है अलग से स्टाफ अपॉइंट करेगी। लेकिन इसमें क्या था, कंडीशन था एक्सेप्ट, मतलब सेंसस, इलेक्शन और डिसास्टर को छोड़ करके बाकी सभी काम जो गैर शिक्षण वाले काम है उन सब के लिए क्या हुआ, वो शिक्षक जिम्मेदार नहीं होगा, शिक्षक नहीं करेगा। इसके साथ क्या था, नो डिटेंशन पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट जोड़ा गया। नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है दोस्तों कि पहले बच्चे क्या था, सोचते थे कि 1 से 8वीं तक एडमिशन हो गया तो हम तो फेल होंगे ही नहीं, इसलिए वो पढ़ने पर ध्यान देते नहीं थे। ठीक, और टीचर भी क्या था कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, उसको था कि बस इसको पास करना है। तो इस तरीके से लर्निंग आउटकम बेहतर लेवल पर नहीं आ पाता था, और कहीं ना कहीं आगे जो ये शिक्षण प्रक्रिया जो होती थी 9वीं 10वीं या आगे के जो एक बेहतर जहाँ भविष्य निर्माण हो सकता था वहाँ पे बच्चे पिछड़ जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें परिवर्तन करते हुए ये रखा कि रेगुलर एग्जाम होंगे 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों का। ठीक, यानी उनका एग्जाम होगा, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा कि रिजल्ट निकलने के 2 महीने बाद उनका फिर एक पुनर्एग्जाम होगा, और उसके माध्यम से क्या होगा कि उनको फिर जो है एग्जाम लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इस 2 महीने के दौरान उनकी रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी, जहां उनकी कमियां उनको दूर की जाएगी, और उसके बावजूद भी अगर फेल हो जाता है तो क्या होगा कि उस बच्चे को उस क्लास में डिटेन कर दिया जाएगा, उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। ठीक, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, बनी रहे। इसके साथ साथ क्या है कि आप देखोगे कि इधर रिसेंटली जो अभी जो समय चल रहा, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन के समय में क्या था कि अब एक पैंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस की वजह से पूरी शिक्षण प्रक्रिया एक तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। मतलब ध्वस्त का मतलब क्या, ठप पड़ गई थी। तो इससे क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचा, और इसके लिए एक दीक्षा ऐप के माध्यम से या और भी मोड है जिसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देने का प्रयास किया गया और किया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों की जो शिक्षा है बरकरार बनी रहे और साथ में डिजीज से भी बचाव हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम, अब याद रखिए माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट ऐप के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाए, या मतलब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से की जाए, या टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जो भी मिल सकता है उनको उस तरह के गैजेट्स उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इसमें भी एक अंतर देखने को मिल रहा था कि जो जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी है उनके पास तो गैजेट्स मौजूद हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उनके पास गैजेट्स कहाँ से आएगा, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। तो इसलिए क्या हुआ कि ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि 60:40 जो रेशियो जो है इस RT प्रोग्राम के तहत, ये 60% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो इसको अनुपालन किया गया और साथ में वो सभी सुविधाएं दी गई। साथ साथ में क्या कि MDM के प्रोग्राम को, यानी MDM मिड डे मील प्रोग्राम जो था, इसको संचालित करते हुए इसमें व्यवस्थाएं ये की गई कि उनके स्कूल तो नहीं जा सकते तो उनका राशन उनके घर पे ही पहुंचा दिया जाए बच्चों का, जिससे क्या है कि एक ये भी बना रहे। ठीक, और ऑनलाइन टीचिंग को भी और ज़्यादा सुचारू रूप से बेहतर बनाया जाए। हालांकि इसमें कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि रियल लेवल पे जो क्लासरूम है उसकी पढ़ाई कुछ अलग होती है और ऑनलाइन की पढ़ाई
जो है कुछ अलग है। तो इसमें और भी कई तरीके के लूप एंड फॉल्स, कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी, कुछ बुराइयाँ देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल आपको आरटीई क्या है, आरटीई के लक्षण क्या हैं, क्या उसके फायदे मिले, क्या उसके नुकसान रही, कहाँ तक और प्रगति करना है, और साथ ही साथ अमेंडेड आरटीई एक्ट क्या था, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए और किस लेवल पे और ज़्यादा ज़रूरत है परिवर्तन की, ये सभी जो चीज़ें जो होंगी, ये सभी जो चीज़ें इसको शामिल करने का प्रयास किया गया, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, जिसके तहत काफ़ी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ और भी कई चीज़ें प्रयास किए गए। तो ओवरऑल समझता हूँ दोस्तों कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के समय, इंटरव्यू के समय और साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए छोटे छोटे जो फैक्ट्स में मिले होंगे, इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको कुछ अगर इस लेक्चर में कुछ कमियां नज़र आई होंगी या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।